उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी, आप सबके लिए। उन्होंने मुझसे ये कहा कि अच्छा तुम जब कराची जा रहे हो तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई से पूछ लेना कि आया वो वज़ीर आला सिंध बनना चाहता है या वज़ीर आज़म ही बनना चाहता है। मैंने गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को फ़ोन किया एयरपोर्ट से ही, फ़ोन कॉल से, जो पब्लिक कॉल ऑफिस था। जैसे उतरा मैं कराची तो उन्होंने कहा था अच्छा, मैंने कहा भाई आपके लिए पैगाम है मिर्ज़ा असलम बेग साहब का। तो उन्होंने कहा मैं कल मैं आपके पास आना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं आपके पास खुद घर आऊँगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर अपने आदमी मेरे बहुत थे, क्योंकि मैं माजे राब्ता कौन सदर था, मेरे आदमी बहुत थे। मैंने उन सबको बाहर खड़ा कर दिया कि भाई जैसे आयत मुझे देता कि मैं इसको दरवाजे पे जाके रिसीव करूँ। हमसे सीनियर था, बुज़ुर्ग था और वज़ीर आला रह चुका था। वैसे भी जब मैं TNT में था तो मैं इनसे मिलता रहता था, ये वज़ीर मासलात थे। तो मैंने लेकिन ये सबको चुप कराते हुए चुपचाप से मेरे ड्राइंग रूम में आके बैठ गया। और मैंने जब मुझे बताया लड़कों ने बताया कि भाई वो साहब आके बैठ गए, तो फिर मैंने कहा तुम बस मैंने किस लिए खड़ा किया था कि साहब हमें चुप करते हुआ आया है। मैंने कहा ये क्या किया आपने? कह रहे बेटा मेरा अपना काम था, मैं इसलिए खुद आया हूँ। तो मैंने बात सुनाई उन्हें। तो उन्होंने कहा कि साहब आप, मैं तो वज़ीर आज़म तो पहले बन चुका, तो मैं वज़ीर आज़म ही बनूँगा। तो फिर मैं चला गया, दूसरे दिन मिर्ज़ा साहब को बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा उनसे कहो कि फिर इंतज़ार करें, फिर हम बना देंगे। फिर वो उनको बना दिया, वो आपने देख लिया कि वो बन गए। अब यहाँ से अब बताएं आप कहाँ चलें? आप अच्छा ये बताएं, आपने मिर्ज़ा असलम बेग की बात कर रहे हैं, वो जो वाक़या है IGI वाला, और कहा गया था कि नुसरत वो मिर्ज़ा असलम बेग पैसों से भरा हुआ ब्रीफ केस लेकर अल्ताफ़ हुसैन के पास गए। नहीं, यूँ नहीं था, यूँ है किस्सा। IGI की बात अलग है और ये अल्ताफ़ की बात अलग है। उस ज़माने में सबको दिए गए थे ना? नहीं, यूँ नहीं था सबको। देखिए, एक तो यूँ था कि ये तय हुआ था कि बेनज़ीर इसको हराने के लिए, पीपल पार्टी को हराने के लिए IGI को वोट दिया जाए। उस वक्त पैसे बांटे गए थे, वो तो एक अलग बात है। वो गुलाम साहब के कहने पर बांटे गए थे। और मिर्ज़ा असलम बेग ने अपने हल्फिया बयान में ये कहा कि मुझे ये कह दिया गया था कि आप अलग हट जाओ इससे, और दुरानी ने पैसे बांटे। अच्छा, हमें मालूम ही नहीं था कि दुरानी, उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि ISI का चीफ़ है। तो हम असद दुरानी, तो असद दुरानी ने इसको कबूल किया, उसने पैसे बांटे। हमें तो असद दुरानी से वास्ता ही नहीं पड़ा कभी। हमीद गुल के बाद में फिर हम DG ISI से नहीं मिले, कोई और DG ISI से हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो अब वो चाहता था ISI का एजेंट बनाना, हम बने नहीं उसके भी। हम ये जो इम्तियाज़ बिल्ला था, तो जब नहीं बने तो उसने हमारी लड़ाई करा दी अल्ताफ़ हुसैन से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो समझ रहा कि भाई ये ज़ियाउल्लाह का काम कर रहे हैं, तो हमारी 12 तारीख के बाद में हमारा कट ऑफ हो गया अल्ताफ़ हुसैन से। अच्छा, ये बात भी रिकॉर्ड पे ले आए थे, मैं ब्रिगेडियर इम्तियाज़ की बात कर रहे हैं कि ज़ियाउल्लाह ने MQM को क्रिएट नहीं किया। नहीं, देखिए झगड़ा यूँ हुआ, अब तुम इसमें बहुत लंबी कहानियाँ हैं, तारीख़ का तसलसल टूटता है। देखिए हुआ ये था कि बुशरा जैदी वाले केस के अंदर 80 आदमी रोज़ाना मर रहे थे कराची में। पता नहीं उस वक्त आप पैदा भी हुए थे, नहीं हुए थे, पैदा नहीं होता, लेकिन बुशरा जैदी का केस के मालूम है। तो जब वो मैं और मौलाना वसीम नदवी के घर गए, हमीद गुल के, ये उस ज़माने में DG ISI घर जो होता था वो ये पेशावर रोड पे होता था। 2 फौजियों का घर थे, एक क्वार्टर मास्टर जनरल का, एक DG ISI का घर, दोनों साथ साथ जुड़े हुए होते थे। तो हम इसके बाद गए बग़ैर टाइम लिए हुए। अब DG ISI बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। तो उन्होंने कहा, इनके नौकरों ने, इनके जो मुलाजिम के साहब आप नहीं मिल सकते, वो तो बगैर टाइम के थोड़ी मिलते हैं। तो उनसे मैंने कहा, उनसे कहो कि नुसरत मिर्ज़ा आया है, वो इधर रात को इधर ही सोएगा, तुमसे मिल के जाएगा। तो उन्होंने कहा उससे कहो कि इंतज़ार तो करना पड़ेगा फिर। तो मैंने कहा जी हम करेंगे, क्योंकि हम तो बगैर इधर तला के आए हैं। तो उस वक्त फ़खर इमाम उनसे मिल रहा था। फ़खर इमाम 20 मिनट में उसने फारिग कर दिया, हम गए। जब हम गए उनके पास तो मैंने उनसे कहा कि जनरल साहब, फ़खर इमाम का उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त ऑब्वियसली कोई होगा, क्योंकि हर आदमी, भाई देखो ये सारे पॉलिटिशियन जो हैं ये सारी ISI की पैदावार है। माफ़ कीजिएगा, जिसकी कहानी सुनोगे मैं सुना दूँगा, कोई मसला नहीं है।
कोई भी उनके बगैर चलता नहीं है। अब बातें सब मिलाते हैं, बढ़ के मिलाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई हम उनके साथ में ये हमारा इस हद तक ताल्लुक़ ज़रूर रहा, लेकिन हम उनके लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी के लिए करते हैं, ऐसा ही हमारी है, फ़ौज हमारी है, सब हमारी है। लेकिन ये ताल्लुक़ रखना कि भाई उनसे कोई पैसे लेना या करना, ये कोई ताल्लुक़ हमारा उनसे कभी नहीं रहा। तो ऐसे अब बात ये हुई, अभी भी हम ये कहते हैं, हम अमून करते हैं, ऐसा आई हमारी है। हम कहते हैं कि भाई हमारी आई है, हम उसके ऊपर हमारे हम उसको बेहतरीन हम करते हैं। हम उसके लिए अगर वो कह देंगे कि साहब हमें किसी न किसी तरह से वो इत्तला करते हैं कि भाई ये बात हो रही है, आप अब जैसे अब इसको लेके आए उसको PSP को जब लेके आए तो हमें बता दिया उन्होंने। हमने कहा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वे फेल हो जाएंगे, आप उसमें फेल हो रहे हैं ना, भाई कौन से कामयाब हुए। अच्छा खैर, अभी ये बहस नहीं है, बहस आपका सवाल क्या था? आपका सवाल बताइए। मेरा सवाल ये था कि अब जब बाकायदा आप सियासत में आ गए तो नवाज शरीफ से कुर्बतें फिर आपकी शुरू हुई? नहीं, नवाज शरीफ कुर्बतें, अच्छा पहली बात तो सुन लेना, हमीद गुल वाली बात सुन लें। हमीद गुल से मैंने कहा कि 80 आदमी रोज़ाना मर रहे हैं, तुम लोग मार रहे हो, MQ में योर बेबी नाउ कंट्रोल इट, और घुसा मार दिया मेज़ पर उसने। अब देखिए, पागलपन नहीं कह सकते हैं किसी को, लेकिन खौफ नहीं था मेरे अंदर, क्योंकि मैं बाहर से आया था, ये था वो था, मेरा अपना बैकग्राउंड था, मुग़ल था, फलाना था, लड़के आया था, हर जगह से लड़ता, अपनी ज़िंदगी खुद बनाई थी। तो इस पर यह भी बहुत ज़ोर से चीखा, MQ में नॉट माई बेबी, और फिर वो खैर वो हमारी पैचअप हो गया, दोस्ती हो गई वगैरह। तो इन शॉर्ट ये है, फिर इसने कहा जी हम डबल एजेंट इसको बना रहे हैं, ये दरअसल में बाहर का एजेंट है, लेकिन हम इसको डबल एजेंट बना रहे हैं, हम इससे काम ले रहे हैं जो तुम नहीं कर सकते हो, जो ये बाद में पता लगा। खैर जब आसिफ नवाज़ को हमने चीफ बनवाया, मैंने आर्मी चीफ आसिफ नवाज़ को बनवाया, तो अब उस चौथे दिन फिर जिस दिन मैंने से हमीद गुल से लड़ाई की, चौथे दिन फिर 80 आदमी नहीं मरे, रुक गया कत्लेआम। मतलब ये करा रहे थे भाई लोग हमारे, तो वो करा इसलिए रहते हैं कि भाई आपस में इनकी लड़ाइयाँ शदीद हो जाएं, ताकि फिर वो एक जो कुछ भी होना है एक दफ़ा हो जाए। तो बहरहाल अब उस वक्त ये भी एक प्रॉब्लम था कि कराची का ये खूबी थी, ये मेरी किताब में लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है, ये खूबी थी कि कराची 10 साल बाद में किसी हुक्मरान को तस्लीम नहीं करता। 10 साल ज़िया-उल हक के मुकम्मल हो गए थे, तो वहाँ कराची को उन्होंने चैन से लेना नहीं देना था, तो उनको डिवाइड करना था कराची को। तो पठानों को भी डिवाइड किया, सिंधियों से अलग किया, ये किया हो गया, ये सब काम इसलिए हो रहा था कि ज़िया-उल हक को तवालत मिल जाए। वो बहरहाल वो फिर उन्होंने जो अमेरिकनों ने या रूसियों ने गिरा दिया उसके जहाज़ को। तो अब बताइए, आप इसमें अब क्या बताएं, इसमें तो ऐसी कहानियाँ हैं कि अब आप हैरान हो जाएंगे। आप वज़ीर हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीब रहे हैं आप, तो वो कुर्बत कब से शुरू हुई थी, मुझे ये बताइए। भाई कुर्बत की बात ये है कि सबसे पहले जब ज़िया-उल हक जब ये पहली दफ़ा इसकी हुकूमत गिरी, तो मुझे इस पर रहम आया और उस पर प्यार आया। तो मेरा मजीद निज़ामी साहब जो कि नवाए वक्त के चीफ़ एडिटर थे, मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी। मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, नवाज शरीफ की, और मैं उस दिन अब्दुल वहीद काकड़ हो गए थे, मैंने कहा मैं इसकी सुलह कराना चाहता हूँ फ़ौज से। तो नवाज शरीफ साहब ने मजीद निज़ामी साहब ने इससे मुझे टाइम ले दिया। मैं प्लेन से आया, मैं शदीद बुखार में मुब्तला था, और मैं इनसे 20 मिनट की हमारी मुलाकात हुई। ये बेचारा अपना मीटिंग छोड़ के आया, मेरे साथ बात की। मैंने कहा भाई मैं आपकी इस तरह से मदद करना चाहता हूँ, आप तैयार होते हैं तो फिर मैं आपकी दोस्ती में करा दूँगा। अच्छा, इससे पहले हमारी एक इनकी मुलाकात हो चुकी थी, जब महाजिर राब्ता कौंसिल बनी, तो यहाँ पर महाजिर पंजाबी पठान, यहाँ पर पंजाबी पठान महाज बन गया था, सरवर अवान के सरवर PPI इत्तेहाद बन। तो मैंने नवाज शरीफ को जाकर ये कहा था कि आप इनसे नहीं मिलेंगे। नवाज शरीफ ने मान लिया था कि मैं इनसे नहीं मिलूँगा। मैंने फजलुल हक से कहा था, जो कि गवर्नर था सरहद का, कि आप इनसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने इनको उठने नहीं दिया। मैंने कहा ये लड़ाई हमारे दरमियान में, महाजिरों के दरमियान में रहने दें, महाजिरों की लड़ाई महाजिरों के दरमियान में रहने दें, और आप इसमें बीच में पड़ोगे तो फिर ये मामला बड़ा फैल जाएगा, ये पंजाब में भी शुरू हो जाएगा। फजलुल हक ने मुझसे वादा किया, नवाज शरीफ ने वादा किया। तो यहाँ से फिर अब ज़ाहिर है कि हमदर्दी का जज्बा तो पैदा हो गया था ना इनके लिए। तो फिर जब ये कहा तो मैं इनके पास गया, तो नवाज शरीफ ने कहा कि अच्छा आप करा सकते तो करा दीजिए।
उसने अपने हाथ से लिखकर पेंसिल से अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दिया, उसमें मोबाइल आ गए थे। अच्छा, अब वो हमें ये पता था कि भाई, मैंने कहा भाई मैं 3 दफ़ा आपको फ़ोन करूँगा, चौथे बार नहीं करूँगा अगर आपने नहीं उठाया तो। अब ज़ाहिर मैं फ़ोन करूँ तो ये क्यों उठाए, मुझे जानता नहीं ना। तो मैंने फिर इनका एक नोट बनाया और हुआ ये था कि मैंने जनरल नसीर अख्तर से कहा कि मुझे इससे मिला दो, काकड़ से। जब वो मुझे कहने लगा काकड़ मेरे से नाराज़ हो गया है और ये वो थोड़ा सा, मैंने कहा आप कोशिश तो करें ना। तो इस पर ये कोर कमांडर थे जनरल नसीर अख्तर, और यहाँ के जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे वो ब्रिगेडियर अमान थे। मैंने उससे भी कहा, मैंने कहा क्या तुम मुझे काकड़ से मिला सकते हो? उसने कहा जी मैंने कहा मेरा एक पैगाम देना है काकड़ को कि भाई मैं नुसरत मिर्ज़ा आपसे मिलना चाहता है, एक अहम बात है। तो कहने लगा जी अभी वो उम्रे पे जा रहा है तो उसमें मैं कह दूँगा। मैंने जब नसीर अख्तर ने डर के मारे बात नहीं की उससे, अपने चीफ से, अमान ने बात कर दी तो वो राज़ी हो गया था। फिर उस पर ये उसने कहा कि अगर ये नवाज शरीफ जो है अगर ये कर ले कि हमारे जो शोहदा हैं फ़ौजी उस पर फूल की ज़्यादा चढ़ा दे तो हम समझेंगे हमसे दोस्ती करना चाहता है, फिर हम बातें कर लेंगे। तो फिर ये नवाज शरीफ राज़ी नहीं हुआ। अब ये आपकी बात का जवाब हो गया, अब यहाँ पे ख़त्म कर दें। सही। अच्छा ये बताएं, नवाज शरीफ से अब रब्ता है? नहीं। कब ख़त्म हुआ? नवाज शरीफ से रब्ता जब मैं 2005 में इससे मिलने गया वहाँ सऊदी अरब में, तो जब रब्ता हुआ और फिर इसके बाद में मैं इसके ख़िलाफ़ लिखने लग गया और फिर रब्ता नहीं हुआ। बल्कि ये इसका मैंने इतना ज़्यादा डिफेंड किया कि एक दफ़ा ये हुआ कि जब ये आए थे वहाँ पर, मैं उस वक्त इंडिया में था, इंडिया के दौरे पर था, मैं लखनऊ में था उस दिन। तो ETV पर मैं कुछ 4 घंटे बैठा रहा हूँ, ETV उर्दू, वो 4 घंटे इसके दिन का दिफा के लिए मैं वहाँ पर बैठा रहा हूँ। और इतने मुझे फ़ोन आए तमाम इंडियन चैनल से, सबको मैंने वो बीपर दिए। लेकिन 4 घंटे तक ETV में, क्योंकि मेरे दोस्त था वहाँ पर ETV उर्दू में, उन्होंने मेरी बड़ी इज़्ज़त की थी जब मैं पहले गया था। तो मैं ज़ाहिर एज ए उनका ख़ास बंदा बनकर उनका बैठा रहा लखनऊ के अंदर। तो मैंने उसकी बदले, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती नहीं हो सकी, बस यूँ समझ लिया। ये चाहता ये था, मेरे अंदर एक जो है वो आज तक भी ये है कि मैं ग़ुलामी की हद तक मैं खुशामद नहीं कर सकता, मैं दोस्ती कर सकता हूँ बराबर की सतह पर आपसे। और अच्छा, बराबर की सतह पर भी ये है कि अगर आपका कोई यानी हद और क़यूद हो तो वो भी हम मानने को तैयार हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं, तो चलो वो आपकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन इससे आगे बढ़कर हम आपको दही के बल्ले नहीं खिला सकता मैं वो अगर आप मेरे घर आएंगे तो आपको हाजिर हैं, लेकिन लेके नहीं जाऊंगा आपके लिए, मेरी बीवी ने बनाया, तो ये मैं नहीं कर सकता ये। अच्छा ये बताएं, नवाज शरीफ की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत का अगर मुआवजा करें तो भाई देखो, नवाज शरीफ ने पैसे बहुत बनाए, देखो इसमें तो दो राय नहीं है, उसका तो मैं गवाह हूँ। देखिए मोटरवे जब बनाई है, मोटरवे बनाई है, इसको पहले ज़मीनें ख़रीदी हैं, फिर मोटरवे बनाई है, उसमें भी कमीशन लिया है। जो पीली टैक्सी आई उसका भी कमीशन लिया, उसकी भी एक अलग कहानी है, तुम सुनना चाहोगे बता देंगे। लेकिन अब इतने छोटे इंटरव्यू में क्या आदमी बता सकता है। फिर मैं कहने का मकसद ये है कि अवाम आपको, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं वो आपको लूट के मार के चलेंगे, ये कम से कम इमरान की हद तक लूट मार नहीं कर रहा। इमरान को मैं सख्त नापसंद करता था, लेकिन इसकी 5-6 बातें ऐसी हुई हैं। एक तो ये कि शान रसूल के ऊपर ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया इसने। दूसरा, इस्लामोफोबिया पे को इसने प्रचार बहुत सख्त इसने तनकीद की। तीसरा, इसने फ़लस्तीन की आज़ादी पर बात की। चौथी, इसने कश्मीर पर बात की। फिर इसने पाकिस्तान के यानी कश्मीर के मामले के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसकी वकालत बहुत ज़बरदस्त की इस आदमी ने। फिर जिसने जो है अमेरिका के दबाव को बर्दाश्त नहीं किया और अपने आप का ऑनर को बरकरार रखा। तो इज़ नॉट ए वेरी गुड रूलर, लेकिन ये है कि कम से कम पाकिस्तान का ऑनर को अभी तक बरकरार रखे हुए, इसने बरकरार ज़रूर किया। एब्सोल्युटली नॉट, भाई ठीक है। देखिए सारा आप ये जो बात करते हैं, जितना कर्ज़ा था ये आप देख लीजिए, 10 साल तक ये लोग कर्ज़े को रीशेड्यूल कराते गए। सारे कर्ज़े का मलबा तो इसके ऊपर आगे पड़ा। जब कर्ज़ा आधा तो ये कर रहा है बेचारा। वो क्या करते थे, कर्ज़ा आपने 10 रुपये लिया, 10 रुपये अगर लग के 15 रुपये हो गया, आप रीशेड्यूल कर दें। 15 रुपये से 30 रुपये हो गया, 30 रुपये से 50 रुपये हो गया, रीशेड्यूल कर दें।
रिशेड्यूल कर दिया तो अब जाकर वो 80 हो गया जब इसको हुकूमत मिली है। अब उसको पैसे देने हैं तो दूसरा कर्जा लेगा। ये बात इसको पहले पता थी? नहीं पता होगी, बेवकूफ़ आदमी। इस मामले में तो हुक्मरानी का कौन सा इसको, देखिए ना, हमें तो पता था कि ये नहीं कर सकेगा। यानी आप क्रिकेट खेलता हुआ है, इसको एक बॉल पता है, एक बल्ले का पता है, तीन गिल्ली विकेटों का पता है, इसके अलावा क्या पता है? एक एम्पायर का पता है, 12 खिलाड़ियों का पता है, इसको और क्या तजर्बा है इसको हुकूमत का? हमें तो बचपन से हुकूमत का तजर्बा है। जब हम स्टूडेंट यूनियन में होते हैं, वो सबसे बड़ी तजर्बागाह होती है जहाँ से लड़का जो है सियासत सीख के आता है, हुक्मरानी सीख के आता है। हम हुक्मरानी करते थे उस वक्त भी। यहाँ पर जो हुक्मरान बनाए जाते हैं वो किसी के अप्रूवल के बाद बनाए जाते हैं, उनको समझ नहीं तो उन्होंने सही फैसला किया, क्योंकि दोनों पैसे खा रहे थे। उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था कि जो उनको मार के पड़े, और कोई मर्द था ही नहीं यहाँ पर। देखो ये जितने भी पंजाब के हैं ना, सारे के सारे अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, सारे सिंध के सारे अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। कहाँ पर आपकी आज़ादी है? कहाँ पर आज़ाद? जब तक ये वडेर शाही रहेगी, जब तक ये आपके चौधरी रह गए, ये मुल्क बन सकता है कभी भी? आप देखिए, शाह महमूद शाह कुरैशी के दादा ने जंग आज़ादी के फाइटर्स को कत्लेआम किया है। इसके चौधरी निसार के दादा ने कत्लेआम किया है। सारे जितने भी पंजाब के ख़ानदान हैं बड़े बड़े, सब ने कत्ल किया है। माने वहाँ पर जाके इंडिया के मैंने जो मौलाना हजरात थे उन सबको मारा जाकर इन लोगों ने। अंग्रेज़ों का साथ दिया इन्होंने खाना। आप कोई और बात मैं लंबी नहीं करना चाहता। तो आप इनके साथ में आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये कोई हुक्मरान थोड़ी है? जैसे बकौल इमरान खान के लिए ये फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं। नो पार्टी नहीं है ये। आप क्या देखते हैं मुस्तक़बिल कोई बेहतरी? भाई देखिए, पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर आदमी आया है अमेरिका के आशीर्वाद के साथ में। अयूब खान आया है, आखिर में उसने फ्रेंड मार नाश्ता का, उन्होंने बेइज्जती करके उसको निकाल दिया। देखिए सनती तरक्की करके चला गया। एक किताब है नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान, उसमें अमेरिका के सफ़ीर ने 1962 में लिखा कि पाकिस्तान अगर ऐसे तरक्की करता गया तो 20 साल नहीं जाते हैं कि ये एक मेजर पावर बन जाएगा, माशी तौर पर भी और दूसरी तरफ। क्योंकि हम उस वक्त सेटेलाइट छोड़ रहे थे, रैबर्ट छोड़ रहे थे, आपको याद होगा। रैबर्ट 1 रैबर्ट 2 हमने छोड़े हैं। सेटेलाइट में हम रॉकेट लॉन्चर छोड़ रहे थे उस वक्त। ये तो इंडिया तो कहीं था ही नहीं ना। उन्होंने कहा तो फिर उस वक्त उसमें लिखा अमेरिकी सदर ने, वो किताब ले लें, नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान, ज़्यादा के रुपए की नहीं, 1100 रुपये की है, नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान। उस किताब में लिखा है कि अमेरिकी सदर ने लिखा फिक्स इट, यानी पाकिस्तान को फिक्स करो। तो 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, सिर्फ इसलिए हुई कि आपको फिक्स करना, तरक्की से रोकना था। फिर आप भुट्टो को आ जाइए, भुट्टो ने आकर, भुट्टो आया अमेरिका के कहने पर, उसने सारी आपकी जो काम किया था, इंडस्ट्रियल जो सनती तरक्की की थी, वो ज़ीरो कर दी। लेकिन एटम बम बना के चला गया, एटम बम की बुनियाद चला कर चला गया। ज़ियाउल्लाह को देख लीजिए, पूरी जंग लड़ी उसने वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान के लिए मर गया। फिर आपको बेनज़ीर को हम इतना बुरा कहते हैं, बेनज़ीर ने आखिर ये जो आपका मिसाइल प्रोग्राम है ये लेके आई है, और आखिर में मरी भी है पाकिस्तान के लिए। तो ये अजीब गरीब मुल्क लोगों का मुल्क है, अजीब गरीब लोग हैं, कहाँ कभी कुछ हैं, कभी कुछ हैं, कभी कुछ है, लेकिन आखिर में पाकिस्तानी बन जाते हैं और फिर मर जाते हैं। अगली हुकूमत किसकी देखते हैं? अगली हुकूमत भी अभी तो इसी की है, तो हमें कोई ख़तरा इसका नज़र नहीं आता, क्योंकि वो सीधे नहीं हो। तो अभी हम ये कहते हैं कि अल्ताफ़ को तो आप गद्दार कहते हो, नवाज शरीफ गद्दारी नहीं कर रहा है इस वक्त, जो इंडिया के सफ़ीरों से मिलता है और उससे करज़ई से मिलता है और उससे मिलता है, हर हमारे पाकिस्तान दुश्मन से मिलता है, तो उसको आप गद्दार नहीं कहोगे। नवाज शरीफ गद्दार नहीं है इसलिए कि वो पंजाबी है, बस दैट्स इट। अगर ये आपका मायार है तो फिर ये मायार है। सहाफ़त से, क्योंकि आपका समझ लो एक सहाफ़ी बिरादरी को आप प्रेजेंट करते हैं, तो सहाफ़त पे तो कदम लगी है इस हुकूमत नहीं कोई कभी हम तो इसके खिलाफ इतने बोलते हैं, जिसको हमें किसी ने रोका, हमें तो फ़ौज ने भी नहीं रोकती है। मीडिया के हालात बहुत बुरे नहीं, वो बेटा वो ठीक है, सारी दुनिया में आप देखिए, जो आपका एक कर्जा छोड़ के गए हैं, ये सारा काम इनका किया हुआ है। ये दूसरा काम है ये कर रहा है, बेवकूफ़ आदमी है, इसको निकालने की कोई तरकीब भी नहीं आती, ये भी ठीक बात है। लेकिन ये कम से कम अब ये ज़रूर हो रहा है कि एक पेज पे चल रहे हैं, तो कम से कम ये उम्मीद हो रही है कि हम कहीं सीपैक पे झगड़ा हो रहा है। असल लड़ाई इस वक्त सीपैक पर है। सीपैक अगर आपकी कश्ती पार हो गई तो आपके ये कर्जे वर्जे एक कोने में पड़े होंगे, कुछ भी नहीं है, एक $100 बिलियन कुछ भी नहीं है।
एक कोने में पड़ा होगा। सी पैक अगर चल गया, सी पैक नहीं चला तो आप डूब जाएंगे। तो अल्लाह ने चाहा तो हम सी पैक में कामयाब हो जाएंगे। अब अगर आप ये बात कहते हो, मैं ये कहता हूँ हम सी पैक के ज़रिए से अपनी माशी तरक्की करेंगे और हम सुरखुर होंगे, हम दुनिया की एक ताकत बन गए हैं। अभी हम एक पहले थे हम गुलाम थे, हम पहली मरतबा अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराने के बाद हम पहली दफ़ा प्लेयर बन गए हैं। एंड दिस इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए सबऑर्डिनेट और ए क्लाइंट स्टेट देन ए इंडिपेंडेंट स्टेट। हम वी आर ए प्लेयर, वी आर इंडिपेंडेंट। जब ये आदमी कोई आदमी ये कह दे एब्सोल्युटली नॉट, देन यू आर ए प्लेयर। सर बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी, आप सबके लिए।